करते हैं तब स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक जाते हैं जहां तक अभी तक मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है ना। तो 1848 की बात है। फ्रेडरिक साइड नाम का एक बंदा है जो कि क्या बनाता है, एक चार पिक्चर की एक सीरीज बनाता है, जिसमें वो एक अपने ड्रीम को विजुअलाइज करता है, जिसमें वो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के थ्रू एक राष्ट्र के फॉर्मेशन को विजुलाइज करता है। मतलब जो राष्ट्र है उसका वो सपना देखता है जिसमें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक टाइप का देश है, ऐसा वो वर्णन करता है अपने पिक्चर में, ठीक है ना। उसमें उसने देखा कि सभी वर्ग के लोग एक मतलब सभी वर्ग, मतलब क्या बोल सकते हो आप उसे, छोटे बड़े, विमेन वे मेन, इतने बड़े लोग सब एक मार्च मार्च कर रहे हैं, एक लंबी कतार लगाए हुए हैं, और एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके किनारे किनारे मार्च कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता की देवी उन्हें माना जा रहा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है, एक हाथ में कार्टर ऑफ ए मैन है, यानी आदमियों का अधिकार, ह्यूमन का अधिकार, और दूसरे हाथ में उनके क्या है, टार्च ऑफ एनलाइटमेंट। टार्च ऑफ एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान का प्रकाश, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टेचू ऑफ लिबर्टी बताया गया, मतलब उनका विजुअलाइज किया गया है पिक्चर में। दूसरी तरफ क्या है, एक नीचे जमीन बिखरे हुए क्या है, एब्सोल्यूट के रिमेन्स हैं, और एक यूटोपियन विजन तैयार हुआ है, एक कल्पना है इसमें, जिसमें कि जिसमें कि बता रहे हैं को, उसने एक यूटोपियन विजन में उसने ये किया, क्या क्या शो किया है कि दुनिया के लोग अलग राष्ट्र के ग्रुप में बटे हुए हैं, जिनकी जो पहचान है उनके कपड़े, यानी कि कह सकते हो कि नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू दियर फ्लैग्स, नेशनल कॉस्ट्यूम्स। तो उनके कपड़े, उनके झंडे, ठीक है, राष्ट्रीय पोशाक से उनकी पहचान हो रही है। स्वतंत्रता की जो लिबर्टी का स्टैचू है उससे कहीं आगे जो इस मार्च का जो नेतृत्व कर रहा था वो कंट्री है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। इसका ये क्या कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या है, फ्रांस जो रिवोल्यूशनरी जो फ्लैग है उससे वो पहचाना जा रहा है। उसके अभी वो स्टैचू के पास पहुंचा है, ठीक है। उसके पीछे क्या है, जर्मनी के लोग हैं, जिनका जो झंडे का जो कलर है वो काला, लाल और सुनहरा है, वो हाथ में पकड़े हुए हैं, ठीक है ना। और जब ये सारियों ने पिक्चर बनाई थी तब क्या बोलते हैं उसको, तब उस समय जर्मनी एक नहीं था, जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था, ठीक है। और इस तरीके से जर्मन लोगों के बाद ये आस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, ये सब क्या है, ये पिक्चर में शो कर रहा है कि कौन किस तरीके से है, ठीक है ना। लिबर्टी की बात है, लिबर्टी की बात में किसको किसको लिबर्टी मिली है और कौन उसके पीछे लगा हुआ है लिबर्टी लेने के, ठीक है। और ऊपर से क्या हो रहा है, स्वर्ग से ईसा मसीह और जो सेंट लोग हैं, जो एंजल्स हैं, ये लोग क्या है, अपनी नजरें उस पर रखी हुई हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि ये एक क्या है, एक फर्टिनिटी का सिंबलाइज हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, भाईचारे का प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है कि सभी देश के लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं स्टेज पर, मतलब लिबर्टी के लिए, ठीक है। तो इस यही सब चीज दिया हुआ था, ये पहले जो पहला पैराग्राफ है आपके उसमें, ठीक है। अब हम इसका जो पहला टॉपिक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, आइडिया ऑफ नेशन क्या था, इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो फ्रेंच, ये क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म की अगर बात करें तो इसमें 1789 में फ्रांसीसी जो रिवॉल्यूशन हुए थे उसके साथ हुई थी, ठीक है ना। फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन में सबसे पहले क्या मिला उनको, क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, मतलब एक राष्ट्रीयता के अभिव्यक्ति उसी रिवॉल्यूशन में थी कि नेशनल सेंटिमेंट्स क्या होते हैं। देखो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, एक लाइन में कोई बताए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। इतना दिन से आप लोग पढ़ लिए हैं, तो एक लाइन में कोई मुझे बताए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये बताना जरूरी है।
कोई भी बता सकता है, ये दिस इज ओपन फॉर ऑल, दिस क्वेश्चन फॉर ऑल। सो एनीबॉडी कैन टेल मी द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन, इस क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में कि राइट द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन, बोलो। हैं? अगर आपकी आवाज क्लियर ना हो ना तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। मुश्किल से 1 लाइन यानी 3 शब्द का आंसर है ये। Sir, Hardly 3 words. devotion, love, and patriotic feeling for our own nation. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, यही आंसर इसका, लव फॉर द नेशन। आपने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, सही है। राष्ट्र के प्रति सच्ची भक्ति या प्रेम, ये लव फॉर द नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म और पेट्रियोटिक थिंग्स व्हाटएवर नीतू सेड, दैट वाज सही आंसर, राइट आंसर। ठीक है, तो नेशनलिज्म मीन दैट लव फॉर द नेशन, पेट्रियोटिक थिंग्स आपके पास जो लव अफेक्शन है अपने नेशन के प्रति है, तो वही आपका नेशनलिज्म है। तो सबसे पहले नेशनलिज्म हमें 1789 में फ्रांस में, यूरोप की कंट्री है फ्रांस, उसमें देखी गई। From the very beginning, the French Revolution introduced various measures practice that could create a sense of collective identity. ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कौन से रीजन थे जो क्रिएट की सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमंग फ्रेंच पीपल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या थे, वो आइडेंटिटी पहचान क्या थी उनकी, तो ये क्वेश्चन पूछागा। तो उसमें आप 1 बाय 1 उसके पॉइंट्स लिखते हैं कि पहला था आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटियन। मैंने आपको बता दिया ला पैट्री और ले सिटियन क्या होता है कि पितृभूमि, पितृभूमि मतलब क्या कि घर वाले कहते हैं यही रहना है तो यही रहना है, मतलब उनका जगह होता है वो जमीन बेचना नहीं चाहते, जनरली ये होता है गांव के लोग। ठीक है, तो पितृभूमि और हम उसके नागरिक, हम वहां पर रहने वाले, हमारा एक भूमि से अफेक्शन है, लगाव है, तो हम यही रहेंगे और यहाँ पर जितने भी राइट्स हैं, कानून है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक समान है। तो ये पहला था रीजन। दूसरा क्या था, उस समय नया फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया, कलर था तिरंगा था, उसे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तीसरा क्या था उसमें,
रजत क्या पूछना है, पूछो, हैंड उठाए हो। तीसरा उनका क्या था कि स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। जो स्टेट जनरल है वो इलेक्ट हो एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन पैसे सिटीजन आपको पता है, जो टैक्स पे करते थे उन्हें एक्टिव सिटीजन बोलते थे, ठीक है। और उसका नाम बदल कर क्या रीनेम्ड हो गया, नेशनल। स्टेट जनरल को क्या बदल दिया गया, नेशनल असेंबली, ठीक है। अब न्यू हायंस कंपोज, नए गीत गाए गए, कंपोज हुए, ओथ वर टेकन, और कस्में खाई गई, ठीक है। ये सब क्या है, कलेक्टिव। अब खाई जाएंगी, हम देश के वासी हैं, हम सभी लोग हमारे सभी लोग हमारे भाई बहन हैं, ये सब क्या है, कस्में ये जो खाई जा रही है, ये कलेक्टिव भावना को ही दिखा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने एक और चौथा उन्होंने क्या किया था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। अब देखो उन्होंने क्या किया, जो वेट और मेजरमेंट की बात थी, जो पूरे देश में अलग अलग जगह थी, अलग अलग प्रकार से, उसको क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। मतलब मेजरमेंट और वेट का जो पैमाना होगा वो एक होगा, ठीक है। और पांचवा छठा क्या है कि फ्रेंच में जो फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज घोषित कर दिया गया कि अब फ्रांस में एक कॉमन लैंग्वेज है, फ्रेंच जो बोला जाएगा, और ये भी सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो ये था आपका मेन क्या था कि क्रिएट ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे हुआ था, इससे 5 पॉइंट ये थे। अब हम बात करेंगे सिविल कोड 1804। सिविल कोड 1804 क्या था, इसको देख लेते हैं, किताब आप लोग खोले रहिएगा। अब नेपोलियन ने बहुत सारे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था और उसने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी किए थे। ये श्योर था कि नेपोलियन ने वहां पर जो डेमोक्रेसी था वो खत्म कर दिया था, लेकिन उसके जो प्रिंसिपल्स थे ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से ना, उससे बहुत अच्छे काम किए थे उसने। तो उसने एक सिविल कोड जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, 1804 लाया था वो। और उसमें क्या किया था, सबसे पहला काम उसने किया था कि जो प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ, उसको उसने क्या किया था, खत्म कर दिया था। उसने जो लॉ इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया, मतलब कानून के समक्ष सब बराबर, ये बताया था उसने प्रॉपर्टी रखने का भी एक नियम लाया था, ठीक है ना। प्रॉपर्टी के बाद आपका अधिकार है, आप रख सकते हैं प्रॉपर्टी, तो ये भी नियम लाया था वो। तो ये सब क्या था, उसके पॉजिटिव थिंग्स थे, ठीक है। उसके नेगेटिव कोई पॉइंट बताओ नीतू या वैभव, विशाल, रजत, महिमा, महेश, कोई पॉइंट उसके बताओ जो कि नेगेटिव था। मैंने बताया पॉइंट, ने टैक्स लगा दिया था बहुत। सेंसरशिप लगाया था, सही है। उसका सबसे गड़बड़ घोटाला जो किया था वो यही किया था, सेंसरशिप उसने इम्पोज किया था वहां पर। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि कोई भी आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा पाएंगे आप। जो भी काम करना होगा गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बात करना होगा। तो सेंसरशिप उसने क्या किया था, इम्पोज कर दिया था। उसका सबसे बकवास काम यही था, ठीक है ना। उसने फिर क्या किया कि जो डच जो रिपब्लिक था, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी ने, नेपोलियन ने क्या किया था, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव विभाजन, मतलब बांट दिया था, इसको सरल बनाया था। फ्यूडल सिस्टम सामंती व्यवस्था को क्या किया था, उसने खत्म कर दिया था। और किसानों और पर जितने भी टैक्सेस थे वो उससे क्या किया था, उसने मुक्ति, टैक्सेस को भी खत्म कर दिया था। तो ये सब बड़े पॉजिटिव कार्य थे उसके। फिर क्या किया था, जो कम्युनिकेशन था और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम था, उसको भी उसने बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया था। फिर उसने क्या किया था, जो फार्मर्स थे, आर्टिजन्स थे, जो लेबर्स थे, समय से आते नहीं है सब, ठीक है, चलो इनको भी अटेंड ले। अब उसने क्या किया, देखो उसने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये देख रहे हो ना, बहुत अच्छे अच्छे काम किए उसने। फिर उसने क्या किया था, जो भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे उनको भी उन्होंने फ्री कर दिया, ज्यादा टैक्स उन पे नहीं लगाए, ठीक है ना। और उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया था, मतलब कानून
के समक्ष सब बराबर है, और जो भी मेजरमेंट और नाप तौल का एक काम था उसको उसने क्या किया था, एक समान कर दिया था। और काफी ज्यादा उसने उसमें वो आवागमन में काफी इधर से उधर जाने में सहायता दी थी। तो ये सब क्या था, ये नेपोलियन कोड 1804 का कार्य था। उसका एक ही दो बुरा काम था, एक था सेंसरशिप और एक कौन सा था, एक सेंसरशिप लगाया He था forced each और दूसरा everyone बाद to join the force. हाँ हाँ फोर्स किया, ये राइट, ये दो काम उससे बड़े खराब थे। सब फोर्स किया था कि ज्वाइन द फोर्स किया कि आ जाओ फोर्स में ज्वाइन हो जाओ, और अपनी सेना को बढ़ा करके दूसरे राज्य पर भी वो अटैक करना चाहता था। तो उसका ये दो बहुत बकवास काम था, बाकी उसके काम काफी अच्छे रहे हैं। ठीक है, हाँ इतना जरूर है कि डेमोक्रेसी उसने, जैसे कि एक बार वो लोग क्या हुए थे, डेमोक्रेसी में आए, जेको फ्रांस डेमोक्रेसी में आया, लेकिन डेमोक्रेसी में आने के बावजूद भी अच्छा काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ये आया, डेमोक्रेसी बेशक खत्म किया, लेकिन बहुत अच्छे काम किए थे उसने वहां पर। ठीक है ना, अब देखो देखो लिखा तो है। अब इसमें क्या होती, ये इतना सब कुछ हुआ, तो इससे लोग खुश है, खुश भी थे नहीं भी थे, मिली जुली बहुत ही रिएक्शन था उन पर। ठीक है ना, बहुत सारे जो ब्रसेल्स है, मेंज है, मिलान है, वार्सा है, ये सब क्या कुछ प्लेसेस थे, इसमें क्या हुआ, फ्रीडम मिला उनको, लिबर्टी मिली। और शुरू में इसने क्या किया था, इसका मतलब लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जल्द ही ये सब क्या हुआ, दुश्मनी में बदल गया था। और जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे ही चल रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो चल रही थी, वो फ्रीडम लिबर्टी के अनुसार नहीं थी। बाद में उसने टैक्सेस भी बढ़ा दिए थे, सेंसरशिप इम्पोज कर दिया था, फिर यूरोप के लोगों पे जबरन भर्ती कर रहे थे कि चलो आ जाओ उसमें सेना में आ जाओ, तो इसके ये सब कुछ गड़बड़ कार्य थे। ठीक है ना, चलो अब दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। खत्म हो जाएगा ना यार, आज की नहीं हो पाएगा, मंडे तक होगा, लेकिन मैंने आज वीडियो बना दिया है उसका, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, समझे। और मैं यूनिफिकेशन, मैं वीडियो भेज रहा हूँ लगातार, आप इसको यूनिफिकेशन ऑफ इटली देख लीजिएगा, उसके आगे का है। इसको खत्म करने के बाद ही वो पढ़ाएंगे, घबराइएगा मत। किसका, अब ये तो आज तो हो नहीं पाएगा, आज तो मैं स्कूल के अंदर हूँ, और ये क्लास के बाद सब छोड़ देंगे, सब लोग चले जाएंगे घर। हाँ मंडे को वापस जब क्लास में, संडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को वापस जब आएंगे तो आप इसका वीडियो मिला के भेज देंगे, इसका जो पूरा है, या तो कहिए तो एक, अच्छा ठीक है, देख क्या होता है, नहीं तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। चलो ठीक है, इसको देख लेंगे हम बाद में, लेकिन मंगलवार को, क्योंकि ये अंतिम क्लास होगा, इसके बाद तो शायद 3 दिन की छुट्टी है, शनिचर तुम्हारा समाज जानते ही हो तुम लोग, शनिवार रविवार और संडे, आई मीन मंडे। ठीक है, आगे थोड़ा देख लेते हैं, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को एक बार देख लेते हैं बहुत झटके से, क्या है ये। अब देखते हैं कि अगर 18th सेंचुरी की बात करेंगे, तो आप जितने मैप्स उसमें देखेंगे, तो जो नेशन स्टेट नाम का वर्ड है वो तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो जितने भी छोटे छोटे एम्पायर्स थे वो क्या हुए थे, बिखरे हुए थे। ठीक है, जिन्हें हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में अभी जानते हैं, वे तब ऐसे नहीं थे, वे तब क्या थे, वो क्या थे, वो कैंटोन्स वेयर रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, ईस्टर्न एंड सेंट्रल, यही सब था। तब वो राजशाही डचीज थे, कैंटोन्स में बटे हुए थे। और उसके बाद जिनके जो रूलर थे वो ऑटोमोनस थे, ऑटोमोनस का मतलब होता है स्वायत्त, स्वायत्त शासी, मतलब खुद शासन करते थे। ठीक है ना, अब देखो इसमें जो पूर्वी जो ईस्टर्न और मिड यूरोप के, मिड यूरोप में क्या था, मोनार्की सिस्टम था ना। They did not see themselves sharing collectivity, identity, or common culture. Often they even spoke of, okay. Eastern and the Central Europe were under the autocratic monarchy. बोले ना, तो जो सेंट्रल यूरोप है और ईस्टर्न यूरोप था वो ऑटोक्रेटिक की मोनार्की के अंडर था। ठीक है ना,
इसमें तरह तरह के लोग रहते थे और इसमें कलेक्टिव आइडेंटिटी की तो बात थी ही नहीं। ये आपस में अपनी पहचान को जानते ही नहीं थी। किसी कॉमन कल्चर की बात वो नहीं मानते थे, यानी किसी कॉमन कल्चर के पार्ट वो नहीं थे। अक्सर वो लोग क्या करते थे, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस बोलते थे और विभिन्न एथनिक ग्रुप के मेंबर्स थे। अब एग्जांपल देखते हैं क्या है। ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करने वाला हैब्सबर्ग, हैब्सबर्ग किस पर शासन करता था? ऑस्ट्रिया हंगरी पर। हैब्सबर्ग जो एम्पायर था वो कई अलग अलग क्षेत्र और एक लोगों से मिलकर बना हुआ था। अब हैब्सबर्ग में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? आल्प्स के क्या थे? टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड जैसे जो क्षेत्र थे। साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। किसमें शामिल था? हैब्सबर्ग। हैब्सबर्ग इतने छोटे छोटे लोगों से मिलकर बना था। टिराल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड, बोहेमिया। यहाँ जो नोबल पर्सन थे या बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले थे, वो जर्मन भाषा बोलते थे और ये क्या करते थे, ये हैब्सबर्ग के पार्ट थे, यानी जुड़े हुए थे। ठीक है ना। हैब्सबर्ग एम्पायर में लंबार्डी और वेनेशिया, दो और ऐसे इटली के इतालवी, मतलब क्या बोलते हैं, इटली लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग शामिल थे। स्वर्ग में लंबार्डी और वेनेशिया जो था, वहां इटली भाषी क्षेत्र थे ये। ठीक है ना। हंगरी में क्या था? हंगरी में आधे से अधिक लोग क्या बोलते थे? आधे लोग मैग्यार बोलते थे। ठीक है, मैग्यार एक लैंग्वेज था। जबकि बाकी लोग बहुत सारी छोटे छोटे मतलब रीजनल लैंग्वेज को, मतलब रीजनल स्पीक्स जो लैंग्वेज थे उसको फॉलो करते थे। जैसे कि अब यूपी में हमारे क्या है, भोजपुरी बोला, मतलब कुछ हद तक भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन अवधी बोला जाता है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र में मिर्जापुर में कोई और लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये छोटी छोटी लैंग्वेज है। जनरली क्या है, मैक्सिमम लोग यूपी में और बिहार में भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन बाकी भी कुछ है लैंग्वेजेस, उनके रीजनल लैंग्वेज है जो समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो वही बता रहा है इसमें कि हंगरी में आधे से अधिक लोग मैग्यार बोलते थे, लेकिन बाकी लोग क्या करते थे, डिफरेंट टाइप छोटे छोटे लैंग्वेज को, मतलब छोटे छोटे क्षेत्र अपने लैंग्वेज को फॉलो करते थे। गिलिसिया है, गिलिसिया में जो अमीर लोग थे वो क्या बोलते थे? पोलिश भाषा बोलते थे। पोलिश भाषा बोलते थे और ये सब क्या थे, ये थे डोमिनेंट ग्रुप थे। इनके अलावा क्या था, हैब्सबर्ग जो एम्पायर था, इसमें इसकी सीमा रेखा के भीतर बहुत सारे लोग खेती करने वाले भी लोग थे। ठीक है ना, जो उनके अधीन में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेंस और साउथ में क्रोएट, तथा ईस्ट में ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले लोग, राउमन लोग जो थे, ये लोग भी थे जो खेती करते थे और अपने लैंग्वेज और कल्चर को बोलते थे। लेकिन ये आपस में जुड़े हुए नहीं थे, ये याद रखना कि ये जबरदस्ती तो थे वहां पर, लेकिन इनमें कोई कॉमन कल्चर नहीं था, कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ये नेशन स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुए थे। ठीक है ना। ऐसा फर्क क्या हुआ था कि राजनीति जो यूनिटी थी उसको जब जब इस तरीके से लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग यूनिटी कहाँ दिखा पाएंगे, जब उनके कॉमन कल्चर्स नहीं होंगे, कॉमन लैंग्वेज नहीं होगा, उनका ड्रेसअप सेंस अलग अलग होगा, तो उनको समझ, अगर हम कुछ बोले और रजत कुछ और बोले, हमने कुछ और बोला देश के प्रति, रजत कुछ समझे में ना आए, वो अपने में ही मस्त है। तो कहने का मतलब ये कॉमन कल्चर था तब लोग मुझे समझ पाता, कॉमन लैंग्वेज होता तब पाता। और ये क्या था, कॉमन कोई चीज ना होने की वजह से वहां पर राजनीतिक जो एकता थी वो बहुत ही बेकार था, यानी उसको आसानी से तो बढ़ावा नहीं देने वाला था। इस तरह से लोग इस सबको बस आपस में बांधने का बस एक एलिमेंट था। वो बंदा कौन? सम्राट जो वहां के हैं, उसके प्रति उनकी जो निष्ठा है, बस वही उसको आपस में बांधे हुए। नहीं तो बाकी कोई कल्चर, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे उनके ड्रेसअप सेंस हो, चाहे उनके कॉमन कल्चर्स हों, ये सब तो एक था नहीं, इसलिए वो आपस में बंधे हुए नहीं थे। केवल जो एम्पायर, जो एम्परर है वहां का, जो किंग है, उसके प्रति उसका जो एक भक्ति है, निष्ठा है, वही उसको एक किए हुए था। अब आगे का प्रश्न है कि नेशनलिज्म और आइडिया ऑफ नेशन कैसे मतलब अस्तित्व में आया। अब इसमें है, पहला है द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास।
जैसे रिवाइज करते करते यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अब तो क्लास ओवर हो जाएगा, ऑटोमेटिक फोन कट जाएगा, मैसेज मिल चुका है मुझे। तो आप बताइए मुझे समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो समझ में आएगा कि आ नहीं? गया सर। अगर किसी को दिक्कत है दोबारा बोल सकता है मुझे। और 2.1 से पहले रिवाइज है आस्था, अर्चना, महिमा, महेश, नीतू, रजत, सुलभ, वैभव, विशाल अपने मैसेज टाइप कर सकते हैं इसी पर, अगर बोल नहीं पाए तो। आगे पास आज वीडियो जाएगा यूनिफिकेशन का, आप देख लीजिएगा उसको। इसके बाद विजुअलाइजिंग द नेशन है, इसके लास्ट वाला क्या है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, बस यही है, अब ज्यादा नहीं है। ये रजत अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया? रजत माइक ऑन करो और बोलो, क्या बात है, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर से बताएंगे, चलो कहाँ दिक्कत है बोलिए रजत। सर दिक्कत नहीं है। रजत मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले किताब को बेमन का, विदाउट, जिससे मन न करे ना, बेमन का वो किताब को आप पढ़ लीजिए। तो क्योंकि जब हम वापस क्लास लेंगे मंडे या कल क्लास है कि नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं है, अगर शनिवार को क्लास होता है या मंडे को क्लास होता है, तो हम जब रिवाइज करने आए तो आप पहले वहां तक पढ़ लीजिए अपने मन से किताब, बिना कुछ समझे, नहीं आया छोड़ दीजिए, लेकिन इंग्लिश पढ़ लीजिए। अच्छा टॉपिक क्लियर है, तो क्वेश्चन आंसर को तो लिख के भेज दे सब। चलो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बताएंगे आपको बाद में। चलो रखते हैं फोन, ऑटोमेटिक कर दिया, इससे बेहतर है कि यहाँ पे जय हिंद बोलकर फोन रखते हैं। बाय एवरीवन, जय हिंद।